दी प्रिंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। रिया चक्रवर्ती को आखिरकार जमानत मिल गई, लेकिन सवाल ये है कि रिया चक्रवर्ती को जिस तरह से जमानत मिली और उससे पहले जो रिया चक्रवर्ती का कैरेक्टर असैसिनेशन हुआ, जिस तरह से उसका ट्रायल हुआ, यानी कि जांच के नतीजे आने से पहले उसका जो एक मीडिया ट्रायल हुआ और तमाम तरह की एजेंसियों ने जिस तरह से लगातार उसके पीछे हाथ धोकर पड़ी रही और एक तरह से जो पब्लिक परसेप्शन था उसमें रिया चक्रवर्ती को मान लिया गया कि सुशांत सिंह राजपूत की जो आत्महत्या हुई थी उसके पीछे वो शामिल थी। किस तरह से वो ड्रग सप्लाई करती थी, किस तरह से उसके बैंक अकाउंट का जो पैसा था उसको शिफन ऑफ करने में उसका बड़ा हाथ था। ये एक तरह से पिछले आप देखें कि जून के बाद का जो घटनाक्रम है, पिछले कई महीनों में इस तरह का ट्रायल हुआ और एक तरह की रिया चक्रवर्ती के ऊपर ये सारे आरोप लगे। सवाल ये है कि मैं इसका जिक्र क्यों कर रहा हूँ। मैं इसका जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि हमारी जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियाँ हैं, हमारी जो जाँच एजेंसियाँ हैं, उनके ऊपर सवालिया निशान है, न केवल रिया चक्रवर्ती मामले को लेकर बल्कि हाथरस मामले को भी लेकर। तो दो मामले कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, किस तरह से हमारी जांच एजेंसियों की क्रेडिबिलिटी, उनकी विश्वसनीयता पर सवाल है, ये हम आपको समझाएंगे प्योर पॉलिटिक्स में। मैं हूं शंकर अनिमेश। तो शुरुआत करते हैं रिया चक्रवर्ती से। रिया चक्रवर्ती को जमानत मिली है और जिस तरह से नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो सीबीआई इस मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रही है और अगर पिछले 1.5-2 महीनों का आप घटनाक्रम देखें तो किस तरह से लगातार करीब 150-200 टेलीविज़न कैमरों के सामने रिया चक्रवर्ती का ट्रायल हुआ और जिसमें कि तमाम तरह के एलिगेशन, तमाम तरह के आरोप लगाए गए रिया चक्रवर्ती के ऊपर, किस तरह से पैसों की हेराफेरी हुई। लेकिन जो सीबीआई की प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन है, जो उनकी रिपोर्ट है, अभी तक सीबीआई ने इस मामले को क्लोज नहीं किया है, लेकिन जो शुरुआती जांच बताते हैं वो ये बताते हैं कि रिया चक्रवर्ती इस मामले में उनके खिलाफ कोई बहुत ज़्यादा एविडेंस नहीं है। किस तरह से सुशांत सिंह राजपूत, जो एम्स की रिपोर्ट आई है, एम्स की जो रिपोर्ट थी जिसमें ये कहा गया कि उन्होंने स्वाभाविक रूप से आत्महत्या का केस है, हत्या का कोई केस नहीं है, उससे मिलता जुलता सीबीआई की जो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन है वो उसको कॉरबोरेट करती है। जो सीबीआई ने सुशांत सिंह राजपूत का जो अकाउंट था जिसकी की फॉरेंसिक ऑडिटिंग की है, उसमें भी ये पाया है कि पिछले 5 साल में कुल मिलाकर 75 करोड़ के ट्रांजैक्शन हुए, जिसमें से कुल मिलाकर 35 लाख के जो ट्रांजैक्शन हैं वो सिर्फ रिया चक्रवर्ती से जुड़े हुए हैं। ये जो एक आरोप लगाया गया था कि 15 करोड़ और 20 करोड़ 25 करोड़ का जो रकम है जो रिया चक्रवर्ती ने उस अकाउंट से निकाल ली है, वो कहीं ना कहीं सबूत उसके पक्ष में नहीं मिले हैं। दूसरा जो सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन कहती है कि अभी तक सुशांत सिंह राजपूत की जो आत्महत्या की कहानी है वो एक तरह से सुसाइड की तरफ जा रही है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो को जो शुरुआती तमाम ढेर सारे एलिगेशन लगाए गए, उसमें कहीं ना कहीं वो स्टोरी, वो जो कहानी थी वो सही नहीं ठहरती है, जो सीबीआई की प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन है सुशांत सिंह राजपूत को लेकर। तो सवाल ये है कि क्या एक पॉलिटिक्स, एक पॉलिटिकल प्रेशर में, एक राजनीति करने के लिए कुछ ऐसे जो बाहर एक्सटर्नल एजेंसियों का जो दबाव होता है, उसके कारण से इस मामले को भटकाया गया। जो मुंबई पुलिस की इन्वेस्टिगेशन थी वो सही डायरेक्शन में जा रही थी? क्या महाराष्ट्र पुलिस सही डायरेक्शन में जांच कर रही थी? क्या बिहार की पॉलिटिक्स और बिहार के चुनाव को ध्यान में रखते हुए इस इन्वेस्टिगेशन को डाइवर्ट किया गया दूसरे डायरेक्शन में? इसके पीछे किसका क्या मोटिव था और ये मोटिव क्या जो हमारी जांच एजेंसियां हैं वो उनकी क्रेडिबिलिटी पर कहीं ना कहीं सवाल उठाता है, उस पर कहीं ना कहीं उंगली उठाता है कि 3-4 महीनों के ट्रायल के बाद अगर ये थ्योरी साबित हो रही है कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की थी, उन्हें मारा नहीं गया था, उनके बैंक अकाउंट से पैसे नहीं निकाले गए थे, उन्हें ड्रग का ओवरडोज नहीं दिया गया था और उसमें रिया चक्रवर्ती का कोई रोल था या नहीं रोल था, हालांकि अभी उन्हें पूरी तरह से बरी नहीं किया गया है, लेकिन कहीं ना कहीं ये सवाल सुशांत सिंह राजपूत की जो जांच एजेंसियां जो जांच कर रही हैं उस पे उठेंगे। अब दूसरे केस को हम लेते हैं, हाथरस का मामला। हाथरस के मामले में कल जो योगी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दाखिल किया है, उससे 2-3 बातें निकलती है। पहली बात ये निकलती है कि जो योगी सरकार का एफिडेविट था वो ये ठहराने की कोशिश एक तरह से है कि कहीं ना कहीं जो लड़की है जिसका बलात्कार हुआ और जिसकी जान गई, उसके ऊपर सवाल उठाए गए हैं। एक तरह से एफिडेविट को देखें
एफिडेविट में कहा गया है, पहला जो पक्ष कहता है कि जो लड़की का पहला जो स्टेटमेंट था उसमें रेप की बात कही गई है, गला दबाने की बात कही गई है, लेकिन जो दूसरा जब उनका बयान लिया गया उसमें गैंग रेप को ऐड किया गया है। तो यानी कहीं ना कहीं लड़के के कैरेक्टर पे सवाल उठाया जा रहा है जो योगी सरकार का एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया गया है। सवाल यह है कि गैंग रेप और रेप इन दोनों के बीच में योगी सरकार क्यों उलझी पड़ी है। लड़की का अगर रेप हुआ है और योगी सरकार कहती है कि गैंग रेप नहीं हुआ है, इन दोनों के बीच में डिस्टिंक्शन खोजने की बजाय योगी सरकार को जो लड़की और उसके जो गुनहगार हैं उसका फेयर ट्रायल की तरफ आगे बढ़ना चाहिए, उस दिशा में इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। जो एसआईटी बनी है उसको भी उस डायरेक्शन में काम करना चाहिए। दूसरा जो एफिडेविट और अगर पिछले 2-3 दिनों का घटनाक्रम देखेंगे किस तरह से जो सेडिशन के चार्जेस लगाए गए हैं, जो 20-25 लोगों के ऊपर एफआईआर किया गया है और जो सरकार का ये कहना है कि जानबूझकर स्टेट गवर्नमेंट को बदनाम करने के लिए ढेर सारी, उसमें इंटरनेशनल साजिश का भी एंगल लाया गया है कि इंटरनेशनल साजिश हुई है और उसमें ढेर सारी ऐसी एजेंसियां लगी हुई हैं, पॉलिटिकल पार्टियां लगी हुई है। सवाल ये है कि क्या एक नैरेटिव ये सचमुच एक्चुअल नैरेटिव है कि बाहर की एजेंसियां सरकार को बदनाम करना चाहती हैं, पॉलिटिकल पार्टियों का उसमें कितना रोल है, ये सब सारी बातें जांच की इन्वेस्टिगेशन में आएगी। लेकिन प्राइमा फेसी जब इस तरह का आर्गूमेंट, ये एक पॉलिटिकल आर्गूमेंट हो सकता है पॉलिटिकल नैरेटिव को बदलने के लिए, उससे लड़ने के लिए, लेकिन इससे कहीं ना कहीं जांच की दिशा जो है वो प्रभावित हो सकती है, वो इम्पैक्ट हो सकता है जब आप इस तरह की बातें कहते हैं। और अगर आप ये पीएफआई और तमाम ऐसी एजेंसियों के बैंक अकाउंट की बात करते हैं तो सरकार को उस इन्वेस्टिगेशन में अप्रूव भी करना होगा। सिर्फ एलिगेशन लगाने से काम नहीं चलेगा कि ऐसी एजेंसियां जो है वो मामले को भड़का रही थी, जो जातीय क्लैश की बात कही जा रही है कि जातीय दंगा भड़काने की कोशिश की जा रही थी और इसलिए आनन फानन में रात में क्रिमेशन किया गया। आप ये बताएं कि इस फैक्ट को कैसे जस्टिफाई ठहराया जा सकता है। क्या वो लड़की एक तरह से घास का पुआल थी कि जातीय दंगे भड़काने के लिए आप किसी भी लड़की को जिसका गैंगरेप हुआ है बिना परिवार का कंसेंट लिए हुए रात में उसका दाह संस्कार कर देते हो और सुप्रीम कोर्ट में ये एफिडेविट देते हैं कि जातीय दंगे भड़काने की आशंका थी और इसलिए कहीं ना कहीं उन्हें ये एक्शन लेना पड़ा। तो कई सारे ऐसे सवाल योगी सरकार के एफिडेविट और उनके जो एक्शन हैं उस पर खड़े हो रहे हैं और ख़ास करके जो जांच की एजेंसियां हैं उनके ऊपर भी ये सवाल उठेगा कि उनका जो जांच का डायरेक्शन है क्या वो सही है या फिर वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड है। तो कुल मिलाकर दो केस, दोनों में जांच एजेंसियों की क्रेडिबिलिटी, उनकी निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। शंकर अनिमेश, द प्रिंट। लेकिन आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही अपने कमेंट्स, अपने रिएक्शन हमें लगातार भेजते रहें।